नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई सारा, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सुपर टेट के लिए जो साइकोलॉजी का सिलेबस निर्धारित किया गया है, जिसको 3 भागों में डिवाइड करके बताया गया है। सबसे पहले आता है आपका बाल मनोविज्ञान, जो 10 मार्क्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आता है आपका शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल, जो 10 मार्क्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आपका थर्ड आता है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, जो 10 मार्क्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत हमने बाल मनोविज्ञान जो सीडीपी सेक्शन होता है, उसके अंतर्गत आपको सुपर टेट के लिए 6 टॉपिक बताए गए हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, सीखने के सिद्धांत, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। ये जो 6 टॉपिक है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सुपर टेट के सिलेबस में, जिसको मैंने आपको डिटेल में स्टडी कराया है विद कंटेंट के साथ, कंटेंट एंड प्रैक्टिस सेट सभी को मैंने कवर किए हैं और 1 बाय 1 टॉपिक को डिटेल में स्टडी कराया है और उसके बाद उस पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए हैं। तो उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम नेक्स्ट जो भाग है सुपर टेट के सिलेबस में शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल, जो 10 मार्क्स के लिए निर्धारित किए गए हैं, इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स हम 8 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत शिक्षण की विधियां एवं कौशल। उसके बाद आता है आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद आता है समावेशी शिक्षा। उसके बाद आता है चौथा टॉपिक शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन। उसके बाद आता है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसके बाद आता है आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। उसके बाद आते हैं आपके आरंभिक पठन कौशल और उसके बाद आता है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ये जो 8 टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हम शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो अगली जो क्लासेस के माध्यम से हम शिक्षण कौशल को कंप्लीट करेंगे। तो शिक्षण कौशल जो आपका भाग है, इसके अंतर्गत आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक इसी के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है शिक्षण कौशल एवं शिक्षण की विधियां। जो भिन्न भिन्न विधियां हम शिक्षण के दौरान उपयोग करते हैं एज अ टीचर, और शिक्षण का कौशल क्या है, टीचिंग स्किल वास्तव में है क्या, तो इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो शिक्षण कौशल भाग में जो पहला टॉपिक आता है आपके शिक्षण की विधियां एवं कौशल, उनको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले टीचिंग स्किल क्या होती है। यानी टीचिंग स्किल के बारे में आपको पता होगा क्योंकि आपने या तो डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है या फिर बीएड का प्रशिक्षण लिया है। तो जो भी आप प्रशिक्षण लेते हैं 2 साल तक, तो 2 साल तक जो भी आप प्रशिक्षण लेते हैं उसके दौरान आप यही चीजें सीखने के लिए जाते हैं कि आपको पढ़ाना क्या है और किस तरीके से पढ़ाने हैं। तो इसके अंतर्गत हम टीचिंग स्किल जो है वो सीखते हैं, अपनी टीचिंग स्किल को डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीचिंग स्किल वास्तव में है क्या। तो देखिए, टीचिंग स्किल क्या होती है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को लिखना, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, प्रदर्शन करना आदि कार्य करने होते हैं। इन्हें ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे कि शिक्षण कौशल क्या है, तो शिक्षण कौशल के दौरान यानी कि जब आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग प्रोसेस के दौरान एज अ टीचर आप सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं या फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या फिर आप बच्चों को किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं, या फिर आप किसी भी टॉपिक को जो है प्रदर्शित करते हैं बच्चों के सामने। तो ये जो भी गतिविधियां करते हैं यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जब शिक्षक लिखता है या फिर प्रश्न पूछता है या फिर कोई भी चीज स्पष्ट करता है या फिर प्रदर्शन करता है, आदि कार्यों को करने होते हैं एक टीचर को। और जो भी ये कार्य करते हैं अपनी टीचिंग प्रोसेस के दौरान, उन्हीं को ही शिक्षण कौशल कहा जाता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि शिक्षण कौशल होते क्या है। तो आप बताएंगे यदि आपसे कोई भी पूछे कि शिक्षण कौशल क्या है। टीचिंग प्रोसेस के दौरान जब एक शिक्षक किसी भी चीज को लिखता है या प्रश्न पूछता है या फिर स्पष्ट करता है या फिर प्रदर्शन करता है, कोई भी गतिविधियां जो एक टीचिंग के दौरान वो करते हैं, उन सभी गतिविधियों को शिक्षण कौशल कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट शिक्षण कौशल में कि शिक्षण कौशल द्वारा शिक्षक के व्यवहार प्रदर्शित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शिक्षण कौशल के द्वारा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपके व्यवहार में चेंजेस होंगे, और जितना ज्यादा आपके व्यवहार में चेंजेस होंगे टीचिंग के प्रति, उतना ही ज्यादा आपका शिक्षण कौशल जो है डेवलप हो पाएगा। इसीलिए यदि आप शिक्षण कौशल जांचना चाहते हैं तो आप किसी भी अध्यापक को पढ़ाने के लिए दे दीजिए और आप उनके एक्सप्रेशन, उनके पढ़ाने के तौर तरीके से ये आइडिया लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अपने शिक्षण को इम्प्रूव करने के लिए। देखिए, नॉलेज की बात अलग होती है और पढ़ाने की कला अलग होती है। नॉलेज अपनी जगह है और पढ़ाने का जो तरीका है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से व्यावहारिक रूप से कॉन्सेप्ट को समझा
समझा रहे हैं, इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ध्यान इस बात पर नहीं दिया जाता कि टीचर क्वेश्चंस को कितनी जल्दी करता है। ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं, क्या टीचर की वो सारी बातें बच्चों के सभी बच्चों तक पहुंच पा रही है, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं या फिर नहीं पा रहे हैं। यदि समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने मेहनत की है, आपका टीचिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव्ड है। तो शिक्षण कौशल के दौरान शिक्षक के व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, यानी कि शिक्षण कौशल का मतलब ही होता है कि यदि शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन है, शिक्षक के व्यवहार परिवर्तित है, लग रहे हैं कि वो पढ़ा सकते हैं, उनका समझाने का तरीका अच्छा है, तो इसका मतलब उनकी शिक्षण कौशल क्या है, काफी ज्यादा हाई है, यानी कि उनकी टीचिंग स्किल काफी ज्यादा हाई है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या बताते हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि शिक्षक की सभी क्रियाएं विद्यार्थियों को अधिगम की ओर केंद्रित करती है। देखिए शिक्षक की सभी क्रियाएं, यानी जो भी क्रियाएं शिक्षक करता है शिक्षण के दौरान, वो सारी क्रियाएं क्या करती है, विद्यार्थियों को अधिगम की ओर, यानी अधिगम की ओर केंद्रित करती है। मान लीजिए कि आप एक बेहतर अध्यापक है, आपने 2 साल बड़ी ईमानदारी से बीएड या फिर आपने डीएलएड की है, बहुत मेहनत से की है, आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड की है, तो आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस आपने हमेशा फेस किए हैं और उन चैलेंजेस से आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव हुई है। और आपके सामने कोई भी सिचुएशन बन जाए, उन 2 सालों में जो आपने मेहनत दिल से की है और जितनी ज्यादा आपने मेहनत की है, उसका बेनिफिट आपको पढ़ाने के दौरान मिलता है। और यदि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब उनकी टीचिंग स्किल लो होती है, वो पढ़ाने से हेजिटेट फील करते हैं, सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इसका मतलब आपकी टीचिंग स्किल लो है, मतलब आपने मेहनत कम की है। नॉलेज अलग चीज है और आपका पढ़ाने का जो तौर तरीका है वो अलग है। यदि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं और बच्चों को समझाते हैं, तो आपका बिहेवियर आपको अलग रिप्रेजेंट होता जाएगा और आप समझ पाएंगे कि आप किस तरीके के हैबिट्स को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरीके के हैबिट्स उनके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसका मतलब यदि आपकी शिक्षण कौशल हाई है, यानी कि आप शिक्षक की सभी क्रियाएं जो है वो विद्यार्थियों का अधिगम की ओर केंद्रित करती है। यदि शिक्षण कौशल हाई है तो उसका मतलब शिक्षक का जो व्यवहार है, शिक्षक के जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा और बच्चे एक जगह केंद्रित होंगे। ठीक, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से तथ्य, संप्रत्यय, नियम होते हैं जिन्हें अच्छी तरह बोधगम्य बनाने हेतु उनकी व्याख्या आवश्यक होती है। यानी कि स्टूडेंट्स, जब आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं तो उसके दौरान आप बहुत सारे फैक्ट्स देखते हैं, बहुत सारे आपके सामने कॉन्सेप्ट आते हैं, संप्रत्यय आते हैं, बहुत सारे नियम आते हैं, रूल्स होते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से बोधगम्य बनाने के लिए, यानी कि यदि आप उनको बोधगम्य मतलब आप समझना चाहते हैं या आप उसको जो है अपने लाइफ से जोड़ना चाहते हैं, उसको इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते हैं। बोधगम्य मतलब आप उस चीज को पढ़कर कुछ सेंसेस निकालना चाहते हैं, तो उनकी व्याख्या आवश्यक होती है, यानी कि उनकी व्याख्या करना जरूरी है। इसीलिए टीचर को बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने के दौरान उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए आप परमाणु टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं, तो आप परमाणु को देख नहीं सकते, आप एक नॉर्मल आंखों से परमाणु को देख नहीं सकते और परमाणु में जो अणु होते हैं छोटे छोटे, उनको भी नहीं देख सकते। तो इसको स्टूडेंट्स, यदि आप बच्चों को समझाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे चीजों को सुनते तो हैं बट उसको एक जगह समराइज नहीं कर पाते और हो सकता है कि वो 2 दिन बाद बच्चे उस कॉन्सेप्ट को भूल जाए। बट ऐसी चीजों को यदि आप समझाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चा समझे, तो इसके लिए आप उसको जो है उसके डायग्राम को चार्ट पेपर पर जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, चार्ट पेपर पर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को डिटेल में बच्चों को बता सकते हैं। इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि वो बच्चे 2 दिन बाद क्या 20 दिन बाद भी उसमें से जो ज्यादातर चीजें हैं वो ध्यान रख पाएगा कि टीचर ने हमें जो है इस परमाणु कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डायग्राम के थ्रू समझाया था। तो कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ तथ्य, कुछ नियम्स ऐसे होते हैं जिनको यदि आप अच्छी तरह से बोधगम्य बनाना चाहते हैं, यानी कि रिलेट करना चाहते हैं अपनी बुद्धि के साथ, तो उसकी व्याख्या करना भी आवश्यक होता है। और यदि आप उसकी व्याख्या कर पाते हैं तो इसे व्याख्या कौशल कहा जाता है। इसका प्रयोग, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रयोग शब्द है, इसका प्रयोग करना भी जरूरी होता है। देखिए व्याख्या कौशल का प्रयोग करना भी जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे नियम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तथ्य ऐसे होते हैं जिनको समझाना भी बड़ा जरूरी होता है और उनको समझाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है। इसीलिए शिक्षण कौशल बहुत ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षण कौशल में शिक्षक के द्वारा संपन्न की गई क्रियाओं का समूह होता है जो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। देखिए शिक्षण कौशल में शिक्षक के द्वारा संपन्न की गई क्रियाएं, यानी कि जो क्रियाएं शिक्षक संपन्न करते हैं यानी कि कंप्लीट करते हैं, उनका एक ग्रुप होता है। मान लीजिए कि टीचर जो है उसको पढ़ाने के दौरान वो प्रश्न पूछते हैं, या फिर पढ़ाने के दौरान वो पाठ को प्रस्तुत करते हैं, या फिर पढ़ाने के दौरान वो व्याख्या का उपयोग करते हैं, या पढ़ाने के दौरान वो श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। तो जो भी क्रियाएं वो संपन्न करते हैं टीचर किसी भी शिक्षण प्रोसेस के दौरान, जब टीचर बहुत सारी क्रियाओं को संपन्न करता है तो उनका जो समूह होता है ये शिक्षण कौशल कहलाता है, जो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। यानी कि शिक्षण कौशल के अंतर्गत वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसके थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट को, देखिए टीचर क्या करता है, किताबों में लिखी हुई होती है उन्हीं बातों को टीचर बताता है। तो क्या बच्चा उसको पढ़कर नहीं समझ सकता? बच्चा पढ़कर समझ सकता, लेकिन हो सकता है कि उसको रिलेट ना कर पाए, उस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या रीजन है इसका, क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीजें ना समझ पाए बच्चा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टीचरों का ये कार्य हो जाता है कि हम चीजों को जो है रिलेट करके एक स्टोरी टाइप बनाकर उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। बुक से देखकर हम उसको अपने माइंड में उसका आइडिया बनाएं, उसके कॉन्सेप्ट को रिलेट करें और फिर उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, ताकि बच्चा चीजों को जो है एनालाइज करे और उसका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाए एजुकेशन के प्रति। तो इसके लिए ये सारी गतिविधियां करना होता है, और यदि टीचर ऐसा करता है तो इसका मतलब उनका शिक्षण जो है वो प्रभावशाली हो पाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या बताया गया है शिक्षण कौशल में। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं आसान ढंग से, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर ढंग हो जाएगा, तो शिक्षण कौशल वह आधार है। देखिए शिक्षण कौशल एक बेस है, ये वो आधार है जिससे शिक्षक शिक्षण कार्य प्रभावी एवं आसान ढंग से करता है। यानी कि देखिए शिक्षण कौशल को अगर हम बात करें तो शिक्षण कौशल एक तरीके का बेस है, एक तरीके का आधार है, जो एक शिक्षक को शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं आसान ढंग से करने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि यदि टीचर प्रभावी एवं आसान ढंग से चीज़ों को समझाए तो हो सकता है कि बच्चे पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और वो बच्चा लंबे समय तक उस चीज़ को ना भूले। देखिए स्टूडेंट्स, बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो किताब से पढ़कर उस चीज़ को समराइज नहीं कर सकते। हो सकता है कि बच्चा रट्टा मारकर चीज़ों को रट ले, बट वो लंबे से ज़्यादा 10-5 दिन 20 दिन तक उस बच्चे को याद हो सकता है, लेकिन उसको याद करने के बावजूद भी उसका क्या अर्थ है, क्या अपने व्यवहार में चेंजेस करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, ये बच्चा नहीं समझ पाता। इसके लिए आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप उसके टीचर हैं। तो टीचर का क्या रोल होता है? टीचर का रोल होता है कि वो किताबों से चीज़ों को देखे और उसको इस तरीके से डेली रूटीन से, इस तरीके से उस बच्चे के आसपास जो भी घटनाएं हैं, जो भी आसपास उसके चीज़ें हैं, उन चीज़ों के साथ रिलेट करके बताए। क्योंकि जब टीचर उसको रिलेट करके बताएंगे तो बच्चा जो भी गतिविधियां करता है उसके दौरान उसे वो सारी चीज़ें याद आएंगी और वो धीरे धीरे जो है उसके व्यवहार में झलकने लगेगा। तो यही इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए आप शिक्षण कौशल के दौरान, यानी कि आप इतना ज़्यादा प्रशिक्षण लेते हैं क्योंकि आप अपने शिक्षण को प्रभावी और आसान वे में चीज़ों को समझाना चाहते हैं, इसीलिए आप शिक्षण कौशल का सहारा लेते हैं। आई होप आप सारी बातों को समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। इसमें एक शिक्षाविद है आपके एनएल गेज। तो एनएल गेज के अनुसार, एनएल गेज ने शिक्षण कौशल को एक तरीके से परिभाषित किया है। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में यह भी पूछा जाता है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। यह कथन किसका है? तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बताएंगे एनएल गेज के अनुसार है, यानी कि ये कथन एनएल गेज का है। यानी एनएल गेज ने कहा है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है। यानी कि विशेष अनुदेशन क्रिया का मतलब आप जो इसमें अनुदेश देते हैं कि शिक्षण कौशल के दौरान आप एक डायरेक्शन देते हैं जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। जैसे मान लीजिए कि आप प्रशिक्षण लेते हैं, चाहे आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, तो इसके दौरान आपको क्या दिया जाता है कि आप इस तरीके से कार्य को कीजिए, इस तरीके से करने से बच्चे जो है चीज़ों को समझ पाते हैं, इस तरीके से आपको लेसन प्लान तैयार करना होता है। तो एक तरीके से अनुदेशन है, और शिक्षण कौशल में एक तरीके का विशेष अनुदेशन दिया जाता है, यानी कि एक प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। यानी कि इसका प्रयोग अपनी कक्षा में करने के लिए ही उसको ये अनुदेशन दिए जाते हैं, ये कहना है एनएल गेज के अनुसार। तो आपसे सीधा सीधा इसकी परिभाषा पूछ सकते हैं तो आप बताएंगे एनएल गेज का है। ठीक, आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है। यानी कि देखिए एलन और रायन ने 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है। यानी प्रमुख माना है कितनों को? 14 शिक्षण कौशलों को। तो यहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि
एलन तथा रायन ने कितने शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है, या एलन तथा रायन के अनुसार प्रमुख शिक्षण कौशलों की संख्या बताइए। ऑप्शन हो सकता है 14, 15, 16, 17। तो आप बताएंगे कितने को माना है उन्होंने, तो 14 शिक्षण कौशलों को उन्होंने प्रमुख माना है। किसने माना है? एलन तथा रायन ने। ये एनएल गेज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस है और एलन तथा रायन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैंने आपके इस टॉपिक में इन दोनों पॉइंटों को मेंशन किया है, ताकि हो सकता है कि आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखेंगे कि एनएल गेज ने शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है, ये कथन एनएल गेज का है। और एलन तथा रायन ने कुल 14 शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है, जिसको मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप समझ पाए होंगे कि वास्तव में शिक्षण कौशल होते क्या हैं, शिक्षण कौशल के दौरान आप क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षण कौशलों के बारे में और क्या क्या बातें हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि शिक्षण कौशलों के जो प्रकार है, यानी कि अभी तक तो हमने जान लिया है कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं, शिक्षण कौशल का यूज़ एज अ टीचर कहाँ पर करता है, और शिक्षण कौशल वास्तव में किसके लिए किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। फिर एलन और रायन ने कितने शिक्षण कौशलों को प्रमुख माना है, और एनएल गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया है कि शिक्षण कौशल क्या है। सीधा सीधा और मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक टीचर जब किसी कक्षा में टीचिंग करता है, यानी शिक्षण करता है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान टीचर जो भी गतिविधियां करता है बच्चों को समझाने के लिए, या जो भी चीज़ें वो करते हैं समझाने के लिए, उन सारे प्रोसेस को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। ठीक है, उन सभी ग्रुप ऑफ कार्य जो होते हैं, जो भी काम होते हैं वो करते हैं, उन सभी क्रियाओं का जो समूह होता है उसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। और एलन तथा रायन के अनुसार मुख्यतः 14 शिक्षण कौशल होते हैं, और एनएल गेज किसको शिक्षण कौशल कहते हैं, इन बातों को भी आप समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण कौशलों के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण कौशलों के प्रकार कितने होते हैं, तो अगर हम बात करें शिक्षण कौशल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्पेसिफिक और कुछ मुख्य शिक्षण कौशल हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब हम उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि शिक्षण कौशलों के कितने प्रकार होते हैं। तो शिक्षण कौशलों के जो प्रकार है उनकी संख्या तो अनिश्चित है कि बहुत सारे प्रकार होते हैं। आपकी बुक्स में बहुत सारे प्रकारों के बारे में बताया हुआ है शिक्षण कौशलों के, और इसकी कोई निर्धारित संख्या नहीं है, बट फिर भी हम कुछ स्पेसिफिक शिक्षण कौशलों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप एलन तथा रायन के अनुसार जानते हैं कि शिक्षण कौशलों की संख्या 14 है, तो वो सारे के सारे 14 शिक्षण कौशलों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात की है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं बातों को आपके कंटेंट में शामिल किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। क्योंकि यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एलन तथा रायन के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या बताइए। अब आप 14 के 14 शिक्षण कौशलों को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है, इससे एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हद से हद 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर एग्जामिनर की सोच बदले तो हो सकता है वो 3 प्रश्न भी पूछ ले, या फिर हो सकता है वो 1 प्रश्न भी पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है यहाँ से 2 प्रश्न की, क्योंकि आपको शिक्षण कौशल से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपके लिए शिक्षण विधियाँ हैं, और शिक्षण विधियाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे शिक्षण विधियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 2 प्रश्न इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम शिक्षण कौशलों के बारे में, और हम सिर्फ उन्हीं शिक्षण कौशलों को जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिक्षण कौशलों के प्रकार। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण कौशलों के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताएंगे कि शिक्षण कौशलों के प्रकार बहुत सारे हैं, बट इसमें निश्चित नहीं है, किसी भी बुक में आप निश्चित नहीं बता सकते कि इतने शिक्षण कौशल होते हैं। बट एक बात ध्यान रखेंगे कि एलन तथा रायन के अनुसार एलन तथा रायन के अनुसार 14 शिक्षण कौशल को उन्होंने मुख्य माना है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि एलन तथा रायन के अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं, तो आप बताएंगे अगर ऑप्शन में 14 है तो 14 के साथ, ठीक। लेकिन हम उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक शिक्षण कौशलों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, शिक्षण कौशल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो शिक्षण कौशल आता है वो आता है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। यानी पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आते हैं स्टूडेंट्स
प्रश्न कौशल। एक होता है स्टूडेंट्स पाठ प्रस्तावना कौशल जो फर्स्ट है, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके प्रश्न कौशल। ठीक, यानी कि आप जब टीचिंग करते हैं तो उसके दौरान सबसे पहले आपको पाठ को प्रस्तुत करना होता है, तो उसके लिए आप पाठ प्रस्तावना कौशल का उपयोग करते हैं। उसके बाद आप पाठ के दौरान कुछ प्रश्न भी पूछते हैं बच्चों से, जिनको हम प्रश्न कौशल के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट्स, एक आते हैं आपके व्याख्या कौशल, यानी बहुत सारे तथ्य कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि वो चीज़ें जो है वो समझ पाए, बच्चे उसको बोधगम्य कर पाए। तो बोध यानी कि समझ को विकसित करने के लिए आपको कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, जिसको हम व्याख्या कौशल कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स एक आता है आपका दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल का मतलब होता है कि आपको कुछ चीज़ों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना होता है, दिखाना होता है, क्योंकि जब वो देखेंगे तभी उसके बारे में सोच विचार कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप नेल्सन मंडेला के बारे में बताने वाले हैं, तो नेल्सन मंडेला एक नाम है, बट नेल्सन मंडेला के बारे में यदि आप कुछ बताना चाहते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ को आप बच्चों के सामने रखना चाहते हैं, तो यदि आप नेल्सन मंडेला के चित्र को यानी छवि को अगर बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उनके बारे में उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें बताते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को जो है लंबे समय तक ध्यान रखते हैं या उसे रख सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपने उसके सामने प्रस्तुत की है, उसके समक्ष रखा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स दृष्टांत कौशल का भी आपको बहुत सारी जगह पर दृष्टांत कौशल का यूज़ भी करना पड़ता है। उसके बाद एक 5वें नंबर पर आता है जिसे हम बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यदि आप बच्चों के सामने कोई उद्दीपक को रखते हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है उस उद्दीपक को देखकर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आपके सुपर टेट के एग्जाम्स को अगर हम देखें तो थोड़ा सा आपको पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है, कि आपको लग रहा है कि एग्जाम थोड़े पीछे टल चुके हैं, यानी कि पीछे जा चुके हैं। लेकिन अगर अचानक से आपको डेट घोषित हो जाए कि इस तारीख को आपका सुपर टेट का एग्जाम होगा, तो आपके सामने जो उद्दीपक है वो क्या है, सुपर टेट का एग्जाम। और जैसे ही आपकी डेट आ जाएगी तो आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब उद्दीपन परिवर्तन मतलब बच्चे बहुत सारे उद्दीपक को देखकर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। मतलब आप बच्चों के सामने मान लीजिए टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, और टेस्ट कंडक्ट कराने के दौरान बच्चे हो सकता है कि उस टेस्ट के लिए उतना इंटरेस्ट ना ले, लेकिन आपने कोई प्राइज रख दिया कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको प्राइज मिलेंगे, तो बच्चा उस प्राइज को देखकर भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि फर्स्ट प्राइज मैं लूँ, मैं प्राप्त करूँ। तो इसके लिए उसको उद्दीपन को देखकर उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे कौशलों का भी आपको यूज करना पड़ता है अपने टीचिंग के दौरान। तो ऐसे उद्दीपन परिवर्तन कौशल का आप यूज कब करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट 6ठे नंबर पर आता है आपका पुनर्वलन कौशल। यानी पुनर्वलन का मतलब जब बच्चा अच्छा करता है, पहले से बेहतर करता है, तो उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। यदि आप बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, हो सकता है कि वो अपनी जो क्रिया करने की गति उसमें वो ढील दे दें, तो इससे भी उस बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कब पुनर्वलन देना चाहिए, सकारात्मक देना चाहिए या नकारात्मक, कौन से पुनर्वलन नहीं देने चाहिए, इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम 7वें नंबर पर एक कौशल को पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल। यानी श्यामपट्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड, यानी कि एक टीचर जब ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो उसको लिखने के दौरान उसके बहुत सारे गतिविधियों पर ध्यान रखना होता है, किस तरीके से लिखना चाहिए, किस तरीके से खड़े होने चाहिए श्यामपट्ट के सामने ताकि बच्चे को चीज़ें दिख पाए, श्यामपट्ट में किस तरीके की हैंड राइटिंग होनी चाहिए जिससे बच्चे को चीज़ें समझ आ पाए, क्या टीचर स्पष्ट रूप से लिख पाते हैं बोर्ड पर या नहीं लिख पाते, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक बेहतर अध्यापक बनना चाह रहे हैं। ठीक, और 8वें नंबर पर आता है स्टूडेंट लास्ट, वो आता है आपका पुनरावृत्ति कौशल। यानी कौन से कौशल पुनरावृत्ति होता है, यानी किसको बार बार दोहराना चाहिए और पुनरावृत्ति कैसे की जाती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स ये वो कौशल है 8 जहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वो 8 कौशल है जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं। एलन तथा रायन के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे 14 शिक्षण कौशल होते हैं, और हम उन 14 शिक्षण कौशलों को डिटेल में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ पाना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट कर लेना भी सही नहीं है, आपके एग्जाम्स तक उसे रिवाइज करना भी ज़रूरी होता है। बट हम कुछ स्पेसिफिक शिक्षण कौशलों के बारे में हमारे पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने निश्चित है, और ये सिर्फ वो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड शिक्षण कौशल है जिनको मैंने आपको बताए हैं। ठीक, तो इनके बारे में स्टूडेंट हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होते हैं, प्रश्न कौशल क्या होते हैं, प्रश्न कौशल में कैसे कैसे प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों के कैसे प्रकार होने चाहिए, किस तरीके के प्रश्न बच्चों के सामने रखने चाहिए, व्याख्या कौशल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जितने भी कौशल मैंने अभी आपको बताए 8 के 8 कौशल, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में स्टडी करेंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या बातें हैं, इनको हम अगली
क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके समक्ष लाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।